नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 10 मई को ठीक 7 बजे पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। आपको बता दें कि जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खुले। 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई देकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और पूरी जो भक्तों की आस थी वो पूरी हुई और इस दौरान हेलीकॉप्टर से भक्तों पर फूलों की वर्षा हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री तो वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। 6 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली गुरुवार शाम सेना के बैंड की भक्तिमय जय घोष के साथ श्री केदारनाथ धाम पहुंची। इसके बाद आज सुबह से केदारनाथ भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दूसरी तरफ बद्रीनाथ के कपाट आगामी 12 मई को खोलने की तैयारी भी जोरों पर है। पौराणिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 10:29 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यमुना मां की डोली समेश्वर देवता के प्रांगण में जाने के बाद यमुना की उत्सव डोली को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। उसके बाद इतनी बार आप सबको बोल दिया गया है, उसके बाद भी आपके मोबाइल हाथ में है यमुना जी को पानी लागे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस दौरान सुबह से क्या माहौल है वहां पर? भक्तों कितनी तादाद में भक्त वहां पहुंचे हैं और क्या कुछ व्यवस्था है भक्तों के लिए? रूप से आज से हो यहाँ पर हो गई है और धामों के कपाट खुलने के साथ ही ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं यात्रा के लिए, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम में आज सुबह प्रातः 7 बजे धाम के कपाट खोलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। विधि विधान के साथ वैदिक उपचार के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद सिंह द्वार से होते हुए जो द्वार हैं, दक्षिण द्वार हैं, उसको खोलने का काम वहाँ पर इस दौरान
रावल भीमाशंकर लिंगम वो वहाँ पर मौजूद रहे, दूसरे जो तीर्थ पुरोहित हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ वहाँ पर मौजूद रहे। ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ धाम के इन कपाट धामों में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला था वो भी यहाँ पर शुरू हो गया। 10,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में इस कपाट खुलने के समय वहाँ पर मौजूद रहे और ये कह सकते हैं कि उस दौरान भी रास्ते भर में हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए आ रहे थे वो वहाँ पर रास्ते भर से चलते हुए केदारनाथ धाम पहुँचने की दिशा में गतिमान वहाँ पर नजर आते थे। इसके बाद 10:30 बजे सुबह ये कह सकते हैं कि माँ यमुनोत्री के धाम के जो कपाट थे जहां माँ यमुना की डोली वहां पर विराजमान होती है वो वहां पर उस धाम के कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। उस दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। जी अभय, आप सुन पा रहे मुझे? आप अभय? जी अभय, जो भक्तों की आस थी और एक भक्तों की जो एक उनकी लालसा थी कि कब चारधाम यात्रा का कपाट खुलेगा, कब हम वहां पहुंचेंगे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ। इस दौरान भक्तों में कितनी खुशी है और भक्त वहां पर किस माहौल में हैं और किस तरीके से उनके वो खुशियां मना रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जो उत्साह है वो यहाँ पर चरम पर देखने को मिल रहा है। आज केदारनाथ में ये कह सकते हैं कि देश के विभिन्न जनपदों, विभिन्न राज्यों से आए हुए श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे। खास तौर पर ये कह सकते हैं कि जो ढोल वादक या जो डमरू को लेकर जो डमरू का जो नृत्य वहाँ पर था वो लोगों के आकर्षण का केंद्र वहाँ पर रहा। और ये टोलियाँ सिर्फ उत्तराखंड से नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से थी। कोई टोली राजस्थान राज्य से थी, कोई पश्चिम बंगाल से थी, कोई महाराष्ट्र से थी, कोई गुजरात से थी। वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और भोले के जयकारों के साथ अपना जो भक्ति भाव थे उन भावों को उद्वेलित करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। यही हाल गंगोत्री धाम में भी और यमुनोत्री धाम में भी देखने को मिला। माँ यमुना के और माँ गंगा के जयकारों के साथ जो भक्तिमय माहौल था वो वहां पर गुंजायमान हो रहा था। और ये सिर्फ पहले दिन का आलम नहीं है, इससे पहले भी ये कह सकते हैं कि जैसे ही यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो पाई थी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण जो यहाँ पर हो रहे थे उसमें भी 22 लाख से ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन यहाँ पर हो चुके हैं। और ऑफलाइन पंजीकरण में कह सकते हैं कि सिर्फ पहले 6 काउंटर यहाँ पर खोलने का काम किया गया था ऋषिकेश हरिद्वार में। उसके बाद जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ वहाँ पर उमड़ रही थी, उसके बाद ऋषिकेश में 5 और नए ऑफलाइन पंजीकरण के लिए नए काउंटर वहाँ पर खोलने पड़े हैं ताकि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी यात्रियों की, सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा वो सुखमय और सरलता के साथ संपन्न हो सके, ऐसी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। धामों में भक्तिमय माहौल है। आने वाले दिनों में ये भक्तिमय माहौल और यहाँ पर गुंजायमान होगा जब यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला और शुरू यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी ये कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए चुनौती यही है कि जो धामों में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से बेहतर व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराई जा सके ताकि उन्हें किसी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े। उसके लिए कह सकते हैं कि रास्ते भर में हेल्थ पॉइंट वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि अगर किसी श्रद्धालु को हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी का सामना हो रहा है तो वो वहाँ पर अपने डॉक्टर से परामर्श वहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरी जो व्यवस्थाएं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। आप सबको बोल दिया गया है, उसके बाद भी आपके मोबाइल हाथ में है
तो खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मठ कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाजीपुर के सम्मानित कार्यकर्ताओं में उत्साह और लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार गाजीपुर में कमल खिलने जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील तिवारी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ के समर्थन में नामांकन में वो शामिल होने पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ माहौल था वहां पर और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? शिवम जी, काफी यहाँ पे गामा गामी का माहौल था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पुष्कर सिंह धामी जब आए तो मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था और इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने बहुत कुछ बातें भी की और उन्होंने 400 कहा कि जो बीजेपी ने कहा कि 400 के पार, तो बहुत कुछ था। भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ से शिवम जी 3 सेट में उन्होंने अपना नामांकन किया और सबसे बड़ी बात थी कि बतौर प्रस्तावक के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने डबल इंजन की सरकार की बात की और कहा कि आगे भी विकास के रथ पर बीजेपी सवार रहेगी। सुशील, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी और जिस तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचते हैं, जनसभाएं करते हैं, तो और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पारसनाथ के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने से कितना बड़ा बदलाव होगा और कितना प्रभाव पड़ने वाला है? अगर हम बात करें शिवम जी तो वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि जो पूर्वांचल का इलाका है, पूर्वांचल का जो टुंबा है, वहां पर बीजेपी के लिए काफी बड़ी, अगर मैं कहूँ बड़ी बात है, क्योंकि गाजीपुर का सीट बीजेपी हार चुकी थी। इससे पहले जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा यहाँ पे चुनाव वो हार के, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, आजमगढ़ की सीट है। तो वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की गई और आज परशुराम जयंती के अवसर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो कि डिप्टी सीएम है, अभी वो सभा चल रही है, ब्रजेश पाठक हैं, तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है और बीजेपी का जो है 400 का नारा बीजेपी कह रही है, जरूर हम 400 के पार इस बार जाएंगे और सरकार बनेगी। जी सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक महंत दिलीप रावत का मुख्यमंत्री धामी को उन्होंने पत्र लिखा। आपको बता दें कि जंगलों की आग की घटनाओं पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई पर सीएम को पत्र लिखा गया है। निचले स्तर के कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करी है। साथ ही वन के उच्च अधिकारियों को भी फील्ड में तैनात करने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की मांग करी गई है। तो बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने बकायदा पत्र लिखा है और उन्होंने लगातार जंगलों की आग को लेकर, जिस तरीके से लगातार वनाग्नि की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, लगातार हर दिन जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर के बकायदा पत्र लिखा गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है और बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने यह पत्र लिखा है। तो जंगलों की आग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने बाकायदा मुख्यमंत्री से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो जाहिर सी बात है कि राज्य के लिए यह बेहद चिंता का विषय है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक सुंदरता और वनों से आच्छादित प्रदेश यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे में अगर वन जलने लगते हैं तो फिर राज्य की जो बहुमूल्य वन संपदा है वो नष्ट होने लगती है। सरकार को बड़ा नुकसान उस वन संपदा के जलने से यहाँ पर होता है।
इसीलिए राज्य सरकार की चिंता हमेशा रहती है कि जंगलों को आग से बचाने की जो प्रक्रिया है वो त्वरित गति से यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए थी, और जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम से कम यहाँ पर करने की कोशिश राज्य सरकार की रहती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि पिछले इस फायर सीजन में अब तक जो वनाग्नि की जो घटनाएं उत्तराखंड के भीतर हुई है, जिस प्रकार से जंगलों की जो आग है वो अब जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी थी, वो सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जब विभागीय अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, तो उसमें 10 निचले अधिकारियों को निलंबित करने का काम विभाग के स्तर पर किया गया था, जिसमें वन दरोगा, वन आरक्षी, खनिज सहायक या जो वाहन चालक है उनके खिलाफ एक कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा 3 जो वन रेंजर थे उनको भी विभाग की तरफ से अटैच करने का काम वहाँ पर कर दिया गया था। 2 जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था की डुबकी मां गंगा में स्नान करके लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का खास महत्व माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, हवन और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जब तक स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और आज के दिन माँ गंगा जी का स्नान करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अगर कहीं बहुत सारे लोग हैं गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, दूर दूर से नहीं आ रहे हैं, अपने घर में ही स्नान करते समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे का उच्चारण करेंगे तो भगवान विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ आज के दिन जो दान किया जाता है वह अक्षय फल को प्रदान करता है। आज के दिन जो यज्ञ किया जाता है अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। आज के दिन माँ गंगा जी का स्नान किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त न हो, कभी जिस पुण्य का क्षय नहीं हो। तो देहरादून से कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को कांग्रेस पार्टी ने बसाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम गरीबों के बारे में सोचा और मलिन बस्तियों को बसाने का काम किया था। और साथ में उन्होंने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय निर्णय लिया गया था कि उनको विस्थापित करके नियमितीकरण किया जाएगा। साथ ही उसका शासनादेश भी जारी किया गया था। लेकिन अब नगर निगम चुनाव नजदीक है, मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनके सर से घर छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया। देहरादून नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा तो इस दिशा में निश्चित तौर पर निर्णय लिया जाएगा और गरीबों का घर उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग पर काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ की सहायता ली जा रही है। एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम पौड़ी पहुंची हुई है, जो कि जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाएगी। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से लगातार पौड़ी के जंगल जल रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी, जिससे काफी हद तक जंगलों में लगने वाली आग पर काबू भी पाया गया। लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद ली जा रही है। ये 50 मेंबर्स की एनडीआरएफ की टीम है। हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेस्ट किया था। 28 अप्रैल को हमारा एक रिक्वेस्ट लेटर गया था, तो उसी क्रम में हमें अभी रीइंफोर्समेंट मिला है। 50 मेंबर्स की टीम है और जैसे ही ड्राई स्पेल स्टार्ट होता है, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं वापस से हमारे सामने आती, तो बहुत बड़ी मदद के तौर पे हमारे साथ रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास में एक ट्रेन टास्क फोर्स है। हमारे पास जनपद में टोटल अभी तक 210 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और
बहुत शुष्क मौसम होने की वजह से डीएम सर के माध्यम से हम लोगों ने एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा है और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ जनपद में एनडीआरएफ की ट्रूप पहुंच गई है और जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं दी जाएगी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।